नमस्कार, मैं मौसम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्टर की ओर से गठित कमेटी ने तैयार की रिपोर्ट। विद्युत उपकरण हटा भूखंड का आधिपत्य परिवादियों को सौंपने का कोर्ट सुना चुकी फैसला। अतिवृष्टि से खराब फसलों का सर्वे कर मुआवजा जारी करवाने की मांग। किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समझौता समिति की बैठक में 44 प्रकरणों का निस्तारण। उपभोक्ताओं की मौजूदगी में निस्तारित किए प्रकरण। कैंटर से पोस्ट बरामद, 2 व्यक्ति गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान की कार्रवाई। स्थायी लोक अदालत की ओर से दिए गए निर्णय के पालना में गुरुवार को जिला कलेक्टर की ओर से बनाई गई कमेटी के सदस्यों ने जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक व नेहरू मार्केट के पास विद्युत उपकरण लगे भूखंड की आसापासा की रिपोर्ट तैयार की। इस मौके पर सहायक नाजिर डिक्रीदार, उनके अधिवक्ता, बिजली विभाग के एससी विभाग के अधिवक्ता व नगर परिषद आयुक्त मौजूद रहे। कमेटी की ओर से यह रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। जानकारी के अनुसार यह मामला 1971 से चला आ रहा है। इसके तहत शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। जिस जगह ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसके पास स्थित गोयल मेडिकल स्टोर की संचालिका दर्शना गोयल की ओर से दावा किया गया था कि यह जमीन उनकी है। विद्युत विभाग ने इस पर कब्जा कर रखा है। 1982 में कोर्ट से फैसला हुआ। इसके तहत गोयल मेडिकल स्टोर की जगह को ही परिवादियों का वैध कब्जा और ट्रांसफार्मर लगी जगह को विद्युत विभाग की जगह माना गया। इसके बाद दर्शना गोयल ने 2012 में दोबारा स्थायी लोक अदालत में केस किया। स्थायी लोक अदालत ने अपने फैसले में आदेशित किया कि दर्शना देवी के भूखंड से विद्युत विभाग की ओर से स्थापित ट्रांसफार्मर व विद्युत उपकरण हटाकर भूखंड का आधिपत्य परिवादिया को सौंपा जाए। सिविल न्यायाधीश की ओर से दर्शना देवी के उक्त भूखंड का नाप उससे संबंधित दस्तावेजों में दिए अनुसार आसापासा को दर्शाते हुए उसके भूभाग पर स्थित विद्युत उपकरणों के विस्तृत रिपोर्ट के लिए समक्ष प्राधिकारी को नियुक्त कर उसे सहायक नाजिर और डिक्रीदार वगैरह की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित करने का आदेश दिया गया। इन आदेशों की पालना में जिला कलेक्टर की ओर से कमेटी बनाई गई। कमेटी की ओर से गुरुवार को आसापासा की रिपोर्ट बनाई गई। इसमें पाया गया कि विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर गोयल मेडिकल स्टोर से काफी दूर करीब 17 फीट दूरी पर स्थित है। विद्युत विभाग के कनिष्ठ विधि अधिकारी पंकज श्योरान ने बताया कि 1980 में इस जगह पर कमिश्नर से करवाई गई रिपोर्ट के समय ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत उपकरणों को नक्शा में दर्शाया गया है। यह जमीन काफी समय से विद्युत विभाग के पास है। पूर्व में विद्युत विभाग की फेंसिंग गोयल मेडिकल स्टोर के आगे तक थी, लेकिन न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद वह फेंसिंग विद्युत विभाग की ओर से हटा ली गई थी। वर्तमान में विद्युत विभाग के उपकरण विभाग के कब्जे में चली आ रही जगह पर ही लगे हुए हैं। जी, ये मामला 1978 से चल रहा है, जिसमें भगत सिंह चौक के पास में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिसके ऊपर दर्शना देवी ने, जिनका गोयल मेडिकल स्टोर नाम से दुकान थी, उन्होंने दावा किया था कि ये जमीन हमारी है और विद्युत विभाग ने कब्जा कर रखा है, जिस पर 1982 में कोर्ट से फैसला हो गया था। उसके बाद में कोर्ट ने जो गोयल मेडिकल स्टोर है उसकी जगह को ही उन्होंने वो माना था कि ये जो वादिया का कब्जा है वो वैध है और जो बिजली विभाग की जो जमीन थी वो बिजली विभाग के पास ही रह गई थी। उसके बाद उन्होंने 2012 में दोबारा से स्थायी लोक अदालत में दोबारा से केस किया, जिसमें माननीय स्थायी लोक अदालत ने कहा था कि अगर इनके भूखंड पर विद्युत विभाग के कोई उपकरण लगे हुए हैं तो उनको हटाए जाए, जिनकी इजराई चल रही थी। जिनकी इजराई की पालना में कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें सहायक नाजिर साहब, दोनों जो डिक्रीदार थे वो और उनके अधिवक्ता, बिजली विभाग की तरफ से श्रीमान एससी साहब और हमारे अधिवक्ता वहाँ पे उपस्थित थे और नगर परिषद के आयुक्त साहब थे, वो भी इस कमेटी में थे, जिन्होंने आज मौके पे आसापासा की रिपोर्ट बनाई है, जिसके अंदर विभाग का जो ट्रांसफार्मर है ये गोयल मेडिकल स्टोर है, इससे काफी दूरी पे, जो पहले शुरुआत में जो बताया था 17 फुट दूरी पे स्थित है, तो उसको सही माना गया है और जो रिपोर्ट है वो बना के आज पेश की जाएगी। जो 1980 में कमिश्नर साहब से रिपोर्ट करवाई गई थी उस जगह पे, तो जिसके अंदर जो ट्रांसफार्मर और जो विद्युत विभाग के उपकरण लगे हुए हैं उनको नक्शा में दर्शाया गया है और वो काफी पहले से ये विद्युत विभाग के पास ये जमीन है। जी, पहले विद्युत विभाग की जो फेंसिंग थी ये काफी आगे तक थी, जो गोयल मेडिकल स्टोर है इनके आगे से भी इनकी फेंसिंग थी, तो माननीय न्यायालय ने जब स्थगन आदेश दिया था तो वो फेंसिंग हटा ली गई थी। तो अब जो विद्युत विभाग के उपकरण लगे हुए हैं वो विद्युत विभाग के कब्जे में चली आ रही है, उस जगह पे लगे हुए हैं। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाशोत्सव को समर्पित महान गुरमत समागम व सिख ऐतिहासिक प्रदर्शनी का आयोजन 7, 8, 9 नवंबर को होगा। आयोजन की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सिख ऐतिहासिक प्रदर्शनी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से ऐतिहासिक चित्र और सिख इतिहास से संबंधित
साहित्य प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा, ताकि सभी को सिख इतिहास से रूबरू करवाया जा सके। सेवादार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 8 नवंबर को दस्तारबंदी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे होगा। इसमें सब जूनियर में 5 से 12 वर्ष, जूनियर में 13 से 18 वर्ष, सीनियर में 19 से 35 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में 9 नवंबर को गुरुमत समागम का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इस मौके पर दीवान सजाया जाएगा। इसमें पंथ प्रसिद्ध कीर्तन जत्था सुखविंदर सिंह हजूरी रागी गुरुद्वारा चिला साहिब, गुरप्रीत सिंह खालसा, गुरप्रीत सिंह नामदेव संगत को कथा कीर्तन के जरिए निहाल करेंगे। गुरु का लंगर अटूट बरताया जाएगा। उन्होंने बताया कि संगत में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह है। इसी को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने सभी संगत से इस ऐतिहासिक समागम में आने की अपील करते हुए कहा कि इस आयोजन में गुरु महाराज की शिक्षाओं पर आधारित विचार, संप्रेषण, कथा कीर्तन और पवित्र गुरबाणी के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सिख इतिहास से संबंधित दुर्लभ पांडुलिपियों, हथियारों, चित्रों और वर्तमान की प्रदर्शनी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। प्रदर्शनी में सिख गुरुओं की जीवन गाथा और वीरता की कहानियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ में 7, 8, 9 को श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व समागम बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत 7 नवंबर से विशाल सिख ऐतिहासिक प्रदर्शनी, जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहिब और एक निजी 2 प्रदर्शनियाँ यहाँ सिख इतिहास से लगाई जाएंगी। इस जो प्रदर्शनी को लगाने का हमारा उद्देश्य है वो कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके बच्चे हैं वो सिख इतिहास को समझें और जो पुराने जिन्होंने बलिदान किया है उनको उनके इतिहास के बारे में, हमारे जो वीर हुए हैं उनके इतिहास के बारे में सबको पता लगे। तो इस उद्देश्य को लेके प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके अंदर हमने सभी हनुमानगढ़ के निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों को निमंत्रित किया है कि वो आके इस प्रदर्शनी को देखें। और इसके बाद 9 तारीख का महान गुरुमत समागम रखा गया है, जो सबसे पहले जो 1 तारीख से रखे हुए हैं जो सहज पाठ के भोग हैं वो भोग डाले जाएंगे 8:15 बजे, 9:15 बजे। उसके बाद 10 बजे से दीवान सजाए जाएंगे, जिसमें भाई सुखविंदर सिंह जी गुरुद्वारा चीला साहिब सिरसा, भाई गुरप्रीत सिंह जी खालसा हनुमानगढ़ वाले और भाई गुरप्रीत सिंह जी कथावाचक संगतों को कथा कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। इस कार्यक्रम को लेके पिछले 4 दिनों से तैयारियां चल रही हैं। आप जैसे अभी आप देखेंगे टेंट का काम है और जो भी काम इसके संबंधित तैयारियां हैं वो हम लोग कर रहे हैं, सेवादार सारे लगे हुए हैं। और इस दिन हमारा लगभग ये है कि 20 से 25 हज़ार लगभग संगत का अनुमान है कि यहाँ वो लंगर छकने के लिए गुरु महाराज को माथा टेकने के लिए पहुँचेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि ये महान गुरुमत समागम सभी सिख गुरुद्वारा साहिब कमेटियों के सहयोग से श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी में के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। जोधपुर डिस्कॉम खंड हनुमानगढ़ के आदिशासी अभियंता कार्यालय के तहत समझौता समिति की बैठक का आयोजन गुरुवार को किया गया। इसमें कुल 65 प्रकरण प्राप्त हुए। बैठक में 44 प्रकरणों का निस्तारण कर राहत प्रदान की गई। इन प्रकरणों में मुख्य रूप से बिलों के विवाद में ऑडिट राशि, एवरेज बिल चार्ज, डिफेक्टिव मीटर आदि प्रकरण सम्मिलित किए गए हैं। शेष 21 उपभोक्ता बैठक में नहीं पहुंचे। समिति अध्यक्ष अधिशासी अभियंता ए.के. गढ़वाल ने बताया कि किसी उपभोक्ता तो बिजली से संबंधित कोई समस्या हो तो वह समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रकरणों की उपभोक्ता की मौजूदगी में सुनवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता का किसी कारण से बिजली बिल अधिक आ गया है तो वह उसे रोके नहीं बल्कि अपना प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। उसकी सुनवाई होगी और बिल को दुरुस्त किया जाएगा। बैठक में समिति अध्यक्ष अधिशासी अभियंता ए.के. गढ़वाल के अलावा पीलीबंगा सहायक अभियंता गोविंदनाथ, टाउन सहायक अभियंता मुकेश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी राजस्व विनोद अग्रवाल,
सहायक राजस्व अधिकारी किशन लाल सहित राहुल कुमार, विकास बेनीवाल आदि मौजूद रहे। ऑडिट की तरफ से प्रेम कुमार वर्मा बीकानेर मौजूद रहे। राजस्व शाखा प्रभारी विजयपाल गोदारा की ओर से कमेटी के समस्त प्रकरण दर्ज कर प्रस्तुत किए गए। आज हमारे सेटलमेंट की मीटिंग थी, जिसे 5 सब डिवीजनों की मीटिंग होती है हमारे डिवीजन में। तो आज हमारे 65 केस जो थे सूचीबद्ध थे, उसमें से 21 लोग अब्सेंट थे, 44 लोग आए। तो आज हमने 44 केस सेटल किए हैं। इसमें कमेटी होती है, 6 मेंबर होते हैं और उसके हिसाब से सेटल किया जाता है। इसमें किसी उपभोक्ता को अगर बिजली से संबंधित कोई समस्या हो, जैसे कोई मीटर बंद हो गया, एवरेज ज़्यादा लग गया हो, या कोई मीटर डिफेक्टिव हो, या जैसे भी हो, उसको अगर अपने बिल से संबंधित कोई समस्या है तो डिवीजन लेवल सेटलमेंट कमेटी में आ सकता है। 50,000 रुपये तक की जो है डिवीजन लेवल सेटलमेंट कमेटी केस होती है, उसके ऊपर से सर्किल लेवल में चले जाते हैं। तो इनकी फिर उपभोक्ता की मौजूदगी में सुनवाई की जाती है, बैठ के सेटलमेंट किया जाता है और पुराने जो एवरेज के बिल हैं उसको दुरुस्त किए जाते हैं अगर ज़्यादा आ गए, या फ्लैट रेट से हम करते हैं, या नया मीटर चेंज करके नए मीटर के हिसाब से जो भी कंजम्पशन आता है उस हिसाब से किया जाता है। मकसद ये है कि ये उपभोक्ता है जो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे साथ, जो डिफॉल्टर जो उपभोक्ता हैं, जो बिल अगर ख़राब आ गया या गलत आ गया उनकी नज़रों में, अगर वो उसको बिल को रोके नहीं, वो सेटलमेंट कमेटी के माध्यम से उनको सही करवाने की तत्परता दिखाएं। ये नहीं कि साहब मेरा बिल गलत आ गया तो मैं भरना ही नहीं है, या हाँ कोई भी उसको समस्या है तो वो सेटलमेंट लेवल पे आए। अगर 10,000 तक है तो सब डिवीजन में ही है, 50 तक डिवीजन में है, अगर 50 से ऊपर है तो सर्किल लेवल की सेटलमेंट कमेटी है। अगर उनको ऐसे लगता है कि मेरा बिल जो है मेरे उपभोग से ज़्यादा आया है तो संबंधित सेटलमेंट कमेटी के पास जाए, वहाँ उसकी सुनवाई होगी और दोनों के बीच बैठ के एक सेटलमेंट होगा और उसके बिल को दुरुस्त किया जाएगा। ये आवेदन उपभोक्ता आए, सब डिवीजन में आए, जिसके भी लेवल का है, अगर सब डिवीजन का तो आईएन के पास, डिवीजन है तो एक्शन के पास, सर्किल में है तो एससी के पास, वहाँ उनके बिल पे वो मार्किंग करेंगे, जैसा भी है उसको जिस % जमा करवाना है उसका उपभोग का जो बिल डिफेक्टिव जो अमाउंट है उसके हिसाब से फिर हम उसको सेटलमेंट में लेंगे। सेटलमेंट में लेके उसको डेट देंगे, उसके कॉल करेंगे, उस हिसाब से वो कॉल करेंगे, सेटलमेंट की डेट रखेंगे, उस डेट पे वो आए। समझौते अनुसार 16 घंटे 3 फेज बिजली सप्लाई की मांग के संबंध में 19 एजी फीडर, नारंगदेसर जीएसएस और मिर्जावाली मेर जीएसएस से जुड़े गांव के किसानों ने गुरुवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले जब किसान कार्यालय पहुंचे तो अधीक्षण अभियंता अपनी सीट पर नहीं मिले। 24 घंटे बिजली देनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोया विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोया विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोया विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की बात नहीं सुनने वाले इस पर नाराज किसानों ने उनके चैम्बर में कुछ देर तक नारेबाजी की। बाद में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे तो किसानों ने उन्हें ज्ञापन सौंप वार्ता की। मनीष बोर्डक ने बताया कि पिछले दिनों इन गांवों के किसानों की ओर से नारंगदेसर उप तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया था। उस समय किसानों के साथ हुए समझौते के अनुसार डिस्कॉम अधिकारियों की ओर से 16 घंटे 3 फेज बिजली सप्लाई की बात कही गई थी ताकि खेतों में जल भराव की समस्या का निदान हो सके, लेकिन अब डिस्कॉम की ओर से मात्र 4 घंटे ही विद्युत सप्लाई की जा रही है। किसानों ने समझौते अनुसार 16 घंटे 3 फेज बिजली सप्लाई नहीं देने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के इस हिसाब से यहाँ किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला कि 30 अक्टूबर को किसानों की और प्रशासन की एक वार्ता हुई और उस वार्ता में प्रशासन ने यह हमें आश्वासन दिया कि इस इलाके में जो जल भराव जिस क्षेत्र में है उस इलाके में 14 घंटे बिजली आपको दी जाएगी 3 फेज। इस बात को लेकर के लगातार इस इलाके के किसान मांग कर रहे हैं कि 14 घंटे बिजली 3 फेज उपलब्ध कराई जाए ताकि जल भराव की जो समस्या है वो जल भराव निकाल करके वहाँ गेहूं का बिजान हो सके। लेकिन जिस तरीके से बिजली विभाग के तमाम अधिकारीगण, तमाम जो वार्ता में गए प्रतिनिधि बिजली विभाग के थे, उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास बिजली नहीं है और हम तमाम लोग आज यहाँ इस हिसाब से मिले हैं। निश्चित ही अगर जल भराव वाले क्षेत्र में अगर वहाँ 24 घंटे बिजली नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में यहाँ इसी कार्यालय के सामने किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसलिए समय रहते किसानों को जल भराव वाले क्षेत्र में 24 घंटे उपलब्ध बिजली करा करके वहाँ किसान को गेहूं का बिजान करवाया जाए। ये बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों की ड्यूटी बनती है और जो हमसे वार्ता की गई है उस वार्ता में जिस तरीके से बिजली विभाग के तमाम वो प्रतिनिधि
अपनी बात से मुकर गए हैं। ऐसी वार्ता में ऐसे अधिकारियों को हम दोबारा इन लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे कि जो ये बात कहते हैं उनकी बात का कोई वजन नहीं है। इसलिए आज हमने यहाँ एमडी साहब के नाम एक ज्ञापन दिया, इन 24 घंटे हमें बिजली दी जाए। अगर बिजली नहीं देगी तो आने वाले दिनों में यहाँ एससी कार्यालय के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा जारी करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को ग्राम पंचायत भूमपुरा के चक 9 MZW व ग्राम पंचायत रणजीतपुरा के चक 10 MZW के किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुआवजा जारी न होने पर किसानों ने आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी। जिंदाबाद, नायब तहसीलदार मुर्दाबाद, नायब तहसीलदार मुर्दाबाद, नायब तहसीलदार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खराबे की रिपोर्ट देनी होगी, खराबे की रिपोर्ट करनी होगी, खराबे की रिपोर्ट करनी होगी। जी क्या जल भराव होगा तो हम खराबा मानेंगे। ये कौन सी किताब में लिखा है? जल भराव होगा तभी खराबा थोड़ी होता है। नहीं, अब जल भराव कैसे रहेगा साहब? ऊंचाई पे जमीन है वो। 9 MZW और 10 MZW 2 साल से लगातार खराब हो रहा है। दोनों बार हमें रख दिया। अब नायब तहसीलदार वहां जाकर कर ये खराबा तो है। सर जी, पिछले अक्टूबर महीने में नौरंगदेश्वर उप तहसील पर किसानों का एक पड़ाव चला था। तब बार बार किसानों ने ये कहा कि हमारे खेतों का सर्वे नहीं हो रहा। पिछले 2024 की अतिवृष्टि में भी इन लोगों ने हमारे खेतों का सर्वे नहीं किया। हजारों अनेकों चक इन्होंने छोड़ दिए। अब की बार भी किसानों ने बार बार अवगत कराया भी आप अपनी टीम भेजो, पटवारी को खेतों में भेजो। उसके बाद SDM साहब और तहसीलदार ने ये कहा कि हम हमारी टीम भेज देंगे। हमने बार बार ये अवगत करवाया कि हमारा जो पीछे की ग्वार की फसल है वो नौरंगदेश्वर उप तहसील पर हम लेके आए थे कि ये ग्वार की है, मूंग की है, सारी फसलें मूंगफली की हमारी खराब हो चुकी है। आप अतिवृष्टि से वहां जाके मुआवजा मौका मुआयना करो। उस टाइम पे टीम नहीं गई। 30 अक्टूबर को हमारा समझौता हुआ। SDM साहब ने लिखित में हमें दिया कि आपको हम खेतों में जाके ये करेंगे और मौका मुआयना करके आपका मुआवजा जारी करवा देंगे। अब तहसीलदार उप तहसीलदार नौरंगदेश्वर तहसील में ये बोल रही है कि मैं मौके पे जाके आई हूँ, वहाँ पीछे वाली जो फसल है आपकी ग्वार और मूंग की उसका अवशेष नहीं है, हम कैसे दिखा सकते हैं। और उस टाइम पर यही हमने अवगत कराया था कि सरसों का बिजान जारी हो गया है, गेहूं का बिजान जारी हो रहा है, किसान सरसों की बिजाई करेगा, कणक की बिजाई करेगा, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे सर्वे नहीं करो। उस टाइम ना जाकर अब परसों तहसीलदार, नायब तहसीलदार और वहाँ टीम उनकी गई है, वो बोल रहे हैं भी ग्वार और मूंग की पीछे वाली फसल के अवशेष नहीं तो हम खराबा कैसे दिखा सकते हैं। तो हम SDM साहब को लिखित में समझौता हुआ था 30 तारीख को, और वही अवगत करवाने हैं, ज्ञापन देने हैं। अगर हमारा उचित मुआवजा हमें नहीं मिला तो किसान एक बार फिर नौरंगदेश्वर उप तहसील पर एकजुट होगा और बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, उसका खुद जिम्मेदार। आज हमने पूर्व वादे के अनुसार 9-10 MZW के लिए सर्वे के लिए आए। उसमें नायब तहसीलदार ने वादा खिलाफी करते हुए सर्वे करने से इनकार कर दिया, जबकि मनीष जी ने बताया ग्वार की फसल हम वहाँ लेके आए थे जो बिल्कुल बर्बाद थी। उस बात को ना सुनते हुए और कह दिया कि हम तो नहीं करेंगे। तो आज हम SDM साहब को कहने आए हैं कि अब आप वादा खिलाफी कर रहे हो, किसानों की जान पर बनी आई है, किसान भूखे मर रहे हैं, इनको बचाने के लिए आप दोबारा हमारा सर्वे में नाम भेजो। जिस प्रकार किसान की छोटी सी मदद करें ये वो हो जाए। अगर ये नहीं किया तो हम 15-16 तारीख के बाद में एक विशाल आंदोलन वहाँ करें। सदर थाना पुलिस ने 13 किलो 700 ग्राम चूरा डोडापोस्त बरामद कर कैंटर सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, जुआ सट्टा, अवैध धंधों और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सदर थाना के SI ताराचंद के नेतृत्व में गठित टीम ने सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव मक्कासर और डबली राठान के बीच स्थित टोल नाका के नजदीक नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान एक कैंटर को रुकवाया तो उसमें प्याज भरे हुए थे। तलाशी के दौरान कैंटर में से 13 किलो 700 ग्राम चूरा डोडापोस्त बरामद हुआ। मौके से कैंटर सवार सतपाल निवासी वार्ड 15 जंडावाली, बलविंदर निवासी वार्ड 12 हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान हनुमानगढ़ जंक्शन थाना के SI गुरदेव सिंह कर रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुवार को गांव मक्कासर में संगत की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा सिंह सभा से पंच प्यारों की अगुवाई में शुरू हुआ नगर कीर्तन गांव की प्रत्येक गली से होकर गुजरा। कलयुग है बई, कलयुग दे विच बन गए संत बथेरे, ओ भुल के गुरु चरणां नूं ला ले आपो अपने डेरे, ओ पिछे लग के साध पखंडियां दी तू बोल ना जाए, ओ बंदिया वाहे गुरु कह, सतनाम सतनाम कह, ओ बंदिया वाहे गुरु कह, सतनाम सतनाम कह, ओ बंदिया वाहे गुरु कह। पूरे मार्ग में सतनाम वाहेगुरु के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। नगर कीर्तन के आगे आगे सेवादार पूरे मार्ग पर सफाई करते हुए चल रहे थे। नगर कीर्तन के जरिए संगत को गुरु नानक देव जी की दी गई शिक्षाओं पर चलने का संदेश दिया गया। भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह व जगतार सिंह ने कहा कि नगर कीर्तन निकालने का उद्देश्य गुरु नानक देव जी के उपदेशों नाम जपो, किरत करो, वंड चको को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए कई देशों की यात्राएं की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान लोगों के मध्य एकता का संदेश दिया। उनकी यात्रा से मानव समाज को जीवन जीने का नया आधार मिला। गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने इंसानियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि मैं धर्म या जाति में नहीं बल्कि मानवता में विश्वास करता हूँ। आज गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है मक्कासर की संगतों द्वारा। बड़ा एक खुशी का माहौल है। बाबा जी ने मानवता का एक ही उपदेश दिया है, किरत करो वंड छको, अर्थात मेहनत करो, सभी ऋण मिल बांट के खाओ, सभी से प्रेम करो, किसी से द्वेष की भावना मत रखो। उनका ये साझा उपदेश पूरी मानवता के लिए है। आज पूरे ही विश्व के अंदर 556वां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है और हमारी आपके चैनल से माध्यम से सभी को यही बधाई देते हैं कि सभी मिल बांध के रहो, प्रेम रखो, किसी से द्वेष ना रखो। लोगों के जो गुरु का उपदेश है कि अपना दसौंध निकालो, भी अपना 10वां हिस्सा निकालो, अर्थात भी जो पैसा आपने दसौंध नहीं निकालते हैं, 10वां हिस्सा गुरु के लिए नहीं निकालते हैं या धर्म के कार्यों में नहीं लगाते हैं, वो किसी और बीमारी में या और में लग जाता है। उसका ये भी उपदेश रहता है। और साथ ही जो गुरुद्वारों के अंदर जो समाज के कार्य चलते हैं उसके लिए भी चंदा इकट्ठा होता है, जो लोगों की भलाई के लिए काम आता है। जो लोग, किसी को खाना नहीं मिलता, किसी को रहने के लिए वस्त्र नहीं मिलते, उसकी व्यवस्था भी गुरुद्वारों में होती है। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੱਕਾਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਐਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के चलते सरकार की सड़क सुरक्षा को लेकर काफी सजग हो गई है। गत दिवस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर सड़क सुरक्षा से संबंधित जन जागरूकता अभियान चलाने में लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती बरतने की बात कह चुके हैं। इसके बाद सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस, PWD, परिवहन विभाग की ओर से सख्त अभियान चलाया जा रहा है।
राज्य सरकार के स्तर पर ये 15 दिन का विशेष अभियान ओवरलोड वाहनों के खिलाफ, जो क्षमता से अधिक सवारी ढोते हैं उन वाहनों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे को निर्देश प्राप्त होने पर आज हमने ऐसे वाहन जो क्षमता से अधिक सवारी ढोते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ स्कूल बसें भी सीज की हैं, अन्य वाहन भी जब्त किए हैं, साथ ही कई वाहनों का चालान किया गया है। हमारा ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमारी आम लोगों से भी अपील है कि वाहन धीमी गति से चलाएं और जितनी क्षमता है सवारियों की उतनी सवारियां ही बिठाकर चलाएं। अधिक रफ्तार से वाहन चलाने से हमेशा सड़क दुर्घटना का अंदेशा रहता है। इसके अलावा हमने जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं को जब्त किया है। तो ये कार्रवाई लगातार अभी जारी रहेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुई। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।